So, condition for ejection of electron. Condition for ejection of electron. Supplied energy is equal to work done. जितनी एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे वो किस में खर्च होगी? वर्क परफॉर्म करने में. द सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन. इसी को हम लोग कह सकते हैं और वर्क फंक्शन. तो जितनी एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे, किसी मेटल की सरफेस को सप्लाई करेंगे, वो एनर्जी किस काम में खर्च होगी? वर्क फंक्शन करने में, या कह लीजिए वर्क करने में. ठीक है ना? तो ये तो होता है वर्क फंक्शन. अब हम कितने तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, यानी अब हमको क्या देखना है? टाइप्स ऑफ एमिशन. टाइप्स ऑफ एमिशन. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क फंक्शन, है ना? वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन. तो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो उसको हमको एनर्जी देनी पड़ी. हम कितने तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं? तो टाइप्स में पहला टाइप देखिए. पहला टाइप होता है थर्मल एमिशन. थर्मल एमिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज थर्मल एमिशन? देखो, थर्मल का मतलब होता है हीट. इसका क्या मतलब होता है? हीट. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी मेटल की सरफेस को हीट कर दें, मान लो ये हमारे पास मेटल की सरफेस है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मौजूद रहते हैं इसके अंदर, और इस मेटल की सरफेस के चारों ओर मोशन करते रहते हैं, यहाँ वहाँ. और हमको इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन या सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं. हम ये चाहते हैं कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या सारे बाहर निकल आए. ठीक है? तो हम इसको जब हीट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इस पूरी मेटल की सरफेस को हीट करेंगे और उससे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थर्मल एमिशन. हमने इसको हीट किया. हीट करने के बहुत से तरीके हैं. आप लाइट भी इंसिडेंट करके हीट कर सकते हैं, है ना? आप किसी लोहे की सरफेस, लोहे की मेटल जो होते हैं आयरन के, उनकी छोटी सी एक प्लेट ले लीजिए, पतली सी, और उस प्लेट को जा करके धूप में रख दीजिए. तो उस पर लाइट गिरेगी, और लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो गर्म हो जाएगा. जब गर्म हो जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगी? हीट, है ना? इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा. और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का जब एजेक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्मल एमिशन. ठीक है? तो ये है थर्मल एमिशन. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग. थर्मल एमिशन क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग. हीटिंग कह लीजिए या बाय राइज ऑफ टेम्परेचर कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं. ये तो है थर्मल एमिशन. इसके बाद क्या होता है टाइप्स में? एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ये लाइट इंसिडेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब होता है जब लाइट सन से चलती है और अर्थ तक पहुंचती है, तो जिस रूप में आती है, जिस तरीके से आती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन. ठीक है? तो जब लाइट रेडिएशन के फॉर्म में किसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होती है और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इस तरीके से,
तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके? बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब आप अगर लाइट को रेडिएट करें, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करें, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सेकंड वाला है। इसके अलावा तीसरा क्या प्रोसेस है? ये सेकंड प्रोसेस है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, है ना। एक और प्रोसेस है, मान लीजिए आपके पास ये मेटल की सरफेस है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और हमने इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। हमने इसके चारों ओर क्या लगा दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक साइड में सारे प्लस चार्ज लगा देंगे और एक साइड में सारे माइनस चार्ज लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं दोनों तरफ, दोनों एंड पे, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। क्योंकि यहाँ इसका प्लस वाला है एंड ये, तो इसका पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है? हाई। और माइनस वाले का पोटेंशियल कैसा होता है? लो। ठीक है, तो हाई और लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। ठीक है, अब देखो ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे तो रिपेल होंगे और इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे भी इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं, इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो किसी भी मेटल सरफेस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक। लाइट को इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर हीट को दे करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल एमिशन। इन तीनों प्रोसेस में से हमको पढ़ना कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको डाई इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहते हैं। आपको बुक्स में डाई इलेक्ट्रिक एमिशन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो डाई इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके। ये पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखिए, इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हॉलबैक। इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हॉलबैक करके, इन्होंने स्टार्ट किया था इस प्रोसेस को, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने एक जिंक की प्लेट ली थी, एक प्लेट थी जिंक की, और उसको उन्होंने एक गोल्ड लीफ ऑस्किलोस्कोप से कनेक्ट कर दिया था। एक जिंक की प्लेट ली, ये हॉलबैक का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने जिंक की प्लेट ली और उसको एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इससे कनेक्ट कर दिया था। ये जिंक की प्लेट है, और जिंक की प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया था, नेगेटिव चार्ज। इसका काम क्या होता है? इसमें देखिए दो पत्तियां आप देख रहे हैं, दो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और ये गोल्ड की बनी होती हैं, बहुत पतली होती हैं और गोल्ड की बनी होती हैं ये। इलेक्ट्रोस्कोप इसको इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो दोनों पत्तियां हैं ना, वो आपस में इस तरीके से मोशन कर सकती हैं। जैसे ये मान लीजिए एक पत्ती ये है और एक पत्ती ये है, तो कभी पास आ सकती हैं, कभी दूर जा सकती हैं, कभी पास आ सकती हैं, कभी दूर जा सकती हैं अपने आप।
इन्होंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया जिंक की प्लेट को, ठीक है। जब ये नेगेटिव चार्ज देने के बाद इसको इस ऑस्किलोस्कोप से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि जिंक का जब नेगेटिव चार्ज सप्लाई ज़्यादा करते हैं, मतलब बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती जाती है, कमी क्यों होगी, नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो जब इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। उन्होंने क्या किया, एक जिंक की प्लेट ली, जिंक की प्लेट को किससे जोड़ा, गोल्ड लीफ ऑस्किलोस्कोप से। ये क्या करती है, इसकी जो दो पत्तियां हैं वो आपस में मोशन कर सकती हैं। और ये क्यों लगाया, क्योंकि इससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस या करंट या वोल्टेज डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर चलेंगे तो करंट फ्लो करेगा, है ना, अगर करंट फ्लो करेगा तो वो ये डिटेक्ट करके बता देता है। जो ऑस्किलोस्कोप है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं, ये क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तब शायद पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज मीटर इस तरह से जो नापने की इंस्ट्रूमेंट्स थे वो तब नहीं होंगे, तो इन्होंने इसको लगाया, ठीक है। अब इन्होंने जिंक की प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिया, तो जिंक की प्लेट में माइनस चार्ज का एक्सेस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर से अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट की, अल्ट्रा वायलेट लाइट। और जब अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पर इंसिडेंट की, अल्ट्रा वायलेट का मतलब होता है जो सन से स्पेक्ट्रम लाइट आती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आती है, उसमें से एक फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट का, ठीक है। जैसे गर्मियों में हम लोग क्या बोलते हैं, धूप में ना जाओ और स्किन आपकी जो है बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, जो ब्लैकिश हो जाती है ना स्किन, वो अल्ट्रा वायलेट की रेस की वजह से हो जाती है, ठीक। इनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को इन्होंने इस पे इंसिडेंट किया। जैसे ही इन्होंने अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस पे इंसिडेंट किया तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें जो हमने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए थे नेगेटिव चार्ज सोर्स से, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। जब इन्होंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो वो पूरे सरफेस पर फैल गया, स्प्रेड हो गया। इससे कनेक्टेड था ऑस्किलोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, ये बिल्कुल मोशन नहीं कर रहा था। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसकी दोनों पत्तियां मोशन नहीं कर रही हैं, रुकी हुई हैं, स्टेशनरी हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। और करंट फ्लो ना करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इस पर अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट किया। जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट किया तो इन्होंने देखा इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी। जब माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस वाला चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज जब प्लस वाला बढ़ेगा तो ये पत्ती मोशन करने लगेगी। जैसे ये मोशन करने लगी, इन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना स्टार्ट हो गई। और उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि जब भी कभी जिंक की प्लेट पर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये किसने शुरू किया परफॉर्म करना एक्सपेरिमेंट, हॉलबॉक ने। लेकिन ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए कि आखिरकार ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे आए और क्यों आए। अगर हम यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट की जगह पर कोई दूसरी लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करें, विजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, इंफ्रारेड, लेजर लाइट या सिंपल बल्ब से लाइट इंसिडेंट करें, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ये सब जब इनसे पूछा गया तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ से एक न्यू पड़ गई थी थ्योरी की कि हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल की सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हॉलबॉक ने बनाया था। इसके बाद जो अगला वाला आएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। रिजल्ट देख लेते हैं इन्होंने क्या रिजल्ट दिया था अपना। इनका रिजल्ट क्या था, व्हेन
an beam of ultraviolet light is incident on zinc plate, zinc plate. When a beam of ultraviolet light is incident on zinc plate, it started losing its electrons. वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देता है जिंक की प्लेट। और जिंक की प्लेट कैसी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दिया? ही explained that he explained that losing of electrons is due to ejection of electrons, ejection of electrons from metal surface। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, और बस इससे ज़्यादा इसमें कोई दो लाइन के अलावा पढ़ना भी नहीं है। लेकिन यहाँ से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक नींव पड़ गई थी, यहाँ से जान गए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। चलिए अब आते हैं अपने सीधे फाइनल वाले एक्सपेरिमेंट पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये दोनों हम लोग एक ही में पढ़ लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दोनों हम लोग एक ही में देख लेंगे। चलिए पहले सेटअप बनाते हैं। ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड है। इसमें दो प्लेट्स लगी हुई हैं, इसको नाम देते हैं प्लेट P1 और इसको नाम दे दीजिए प्लेट P2। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास चैम्बर। ये ग्लास चैम्बर है और ऊपर एक विंडो प्रोवाइड की गई है, यहाँ से रेडिएशन आएगी अंदर ग्लास में। नीचे एक बैटरी लगी है जो काफ़ी हाई पावर बैटरी है, उसके साथ एक एमीटर लगा है जो अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो इस करंट को मेजर करेगा।
कर लिया। चलिए अब इसको समझिए, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। यहाँ से लाइट आकर के इंसिडेंट होती है रेडिएशन के फॉर्म में। ये लाइट आती है, इंसिडेंट होती है और आ करके सबसे पहले इस प्लेट P1 पर गिरती है। ठीक, लाइट बाहर से आती है रेडिएशन के फॉर्म में और आ करके इस प्लेट P1 पर इंसिडेंट होती है। जैसे ही लाइट प्लेट P1 पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से बाहर निकले हुए हैं, इजेक्ट हुए हुए हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों तरफ फैल जाते हैं, अभी कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं इस प्लेट से, जब रेडिएशन आकर के इस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गैदर हो जाते हैं, आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, या ये कह लीजिए सभी डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। अभी ये किसी तरह का मोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसके सामने एक और प्लेट है, उसको नाम हमने दिया है P2 और P2 को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया हुआ है, P1 को कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव एंड से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से बाहर निकले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से बाहर निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो जाते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और क्योंकि प्लेट P2 पॉजिटिवली कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, तो सारे जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गैदर हुए हैं वो सभी P2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि P2 जो है वो विद रेस्पेक्ट टू P1 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी के साथ P2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, और अट्रैक्ट होकर के कहाँ पहुंच जाते हैं, P2 के पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो P1 से निकले हैं वो P2 के पास पहुंच जाते हैं इस तरीके से और आ करके P2 के पास इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं और P2 की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जब मोशन होता है तो करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, निकल करके P2 की तरफ आते हैं, P2 प्लस है, देखो प्लस से कनेक्टेड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं वायर्स के थ्रू होते हुए इस एमीटर आज से आते हैं और इस एंड में चले जाते हैं। यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और फिर से पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे और पूरे सर्किट में फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। ठीक, फोटो करंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चलने से फ्लो हो रही है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, जब लाइट इस पर इंसिडेंट होगी तो लाइट को इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, किससे, P1 से। तो लाइट के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं और क्योंकि ये करंट इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रही है, अतः इस करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो करंट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर इजेक्ट होके आए हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जब कोई लाइट रेडिएशन के फॉर्म में प्लेट P1 पर इंसिडेंट होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो P2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देयरफॉर पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। उस करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो करंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकले हैं और निकल करके यहाँ पर पहुँच गए हैं P2 के पास। तो P2 के पास जब तक ये नहीं पहुँचे थे तब तक तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो P2 के पास पूरे ही P2 की जो प्लेट है वो कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू हो गए और ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पहुंचे P2 की तरफ, बहुत फास्ट पहुंचे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए तो यहाँ पर क्या बढ़ने लगा, माइनस चार्ज इंक्रीज होने लगा।
जब यहाँ पर माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो इसमें से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकले और 6 में से 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच के इकट्ठा हो गए, एक पास गैदर हो गए। 6 में से 5 यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर एक ही तो बचा। तो जब वो एक यहाँ चलेगा इसकी तरफ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग है, यहाँ पर माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को P2 की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देगा। ठीक है ना? यहाँ पर बहुत सारे माइनस चार्ज हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले थे उनके नंबर कितनी थी? 6। 6 में से 5 यहाँ पहुँच गए और 5 यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए, एक बच गया। वो भी चाहता है कि वो प्लेट P2 की तरफ चला जाए, लेकिन जब वो इसकी तरफ बढ़ता है तो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहले से इकट्ठा है, माइनस चार्ज जो पहले से इकट्ठा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट P2 तक नहीं पहुंच पाता। जब वो पहुंच नहीं पाता है तो करंट जो अभी इन पांचों की वजह से फ्लो कर रही थी वो अब फ्लो होना बंद हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि थोड़े समय के बाद फोटो करंट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और करंट का फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये है जो बच गया है, जो P2 तक नहीं पहुँच पाया है, उसको भी यहाँ तक हम पहुँचा दें। हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो P2 P1 से निकला है और P2 तक नहीं पहुँच पाया है, हम उसको भी यहाँ पर पहुँचा दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसका जो पॉजिटिव चार्ज था उसको बढ़ा देते हैं। जितना भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, उस सभी पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का P1 से P2 की तरफ चलना रुक गया, बंद हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि फोटो करंट भी चलनी बंद हो गई, क्योंकि हमारा जो एमीटर था उसका इंडिकेटर 0 पर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि करंट नहीं फ्लो हो रही है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये बच गया है P1 से निकलने के बाद, वो भी पहुंच जाए P2 तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? P2 का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको बढ़ा देते हैं। जब P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं पहुंच पा रहा था वो भी अब पहुंचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब पहुंचना स्टार्ट कर देता है तो फिर से फोटो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो होता यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन होता है, एजेक्शन से फोटो करंट बनती है और फोटो करंट धीरे धीरे बढ़ती है। एक समय आने के बाद फोटो करंट बढ़ना बंद हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। जब P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो फिर से फोटो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ठीक, दो चार लाइन में इसको लिख लेते हैं। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन, किस पे गिरती है? P1। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद ये क्या करते हैं? एंड मूव्स इन अ सर्किट, एक सर्किट में चलना शुरू है। सर्किट में कहा? P1 से P2 की तरफ। हेंस करंट फ्लोज हेंस करंट फ्लोज, और इस करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉल्ड फोटो करंट। तो फोटो करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन से जो करंट का फ्लो होता है उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। फोटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट के इंसिडेंट होने से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं उसकी वजह से जो करंट फ्लो करी है उसको बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है, चलो, फोटो करंट फ्लो हो जाती है, फिर क्या होता है इसके बाद? दीज इलेक्ट्रॉन्स
these ejected electrons are gathered at P2। P2 पर गैदर हो जाते हैं ये, and hence a negative charge is developed at P2। अभी तक P2 कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड था। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स P1 से निकले और निकल करके P2 तक पहुंचे और यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए, तो अब P2 कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। जब P2 नेगेटिव चार्ज हो गया तो P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या P2 तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाते। ठीक है, negative charge is developed at P2, hence no any new electron, कोई भी नया इलेक्ट्रॉन, hence no any new electron can reach the P2, can reach the P2। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन P1 से निकल करके P2 तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जो फोटो करंट फ्लो हो रही थी वो अभी भी फ्लो होगी या बंद हो जाएगी? वो अब बंद हो जाएगी, एंड फोटो करंट स्टॉप्स। और फोटो करंट रुक जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो फोटो करंट लगातार चाहिए, कंटिन्यूटी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बताइए। हाँ, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, P2 is given a positive charge, P2 is given a positive charge, and now more and more electrons, more and more photoelectrons, and now more and more photoelectrons are attracted towards P2, are attracted। बहुत सारे नए नए फोटो इलेक्ट्रॉन्स P2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे क्या होगा? एंड अगेन फोटो करंट, एंड अगेन फोटो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। अभी तक जो फोटो करंट रुक गई थी वो फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है ना? अच्छा, ये जो लाइन है लास्ट वाली, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम P2 इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। मान लो मान लीजिए लाइट इस पे आके इंसिडेंट हुई, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, सिर्फ एक बाहर आया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? P2 की तरफ, क्योंकि P2 कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला
और यहाँ तक पहुँच गया। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे सर्किट में करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? फोटो करंट। एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पहुँच गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, वो भी यहाँ पहुँच गया, तीसरा निकला, वो भी यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ पर पहुँच गए और इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए। ये तीन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे P1 से, वो P2 पर पहुँच गए और इकट्ठा हो गए। ठीक है, जब ये P2 पर इकट्ठा हो गए तो P2 पर अभी तक तो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठा होने से, गैदरिंग से क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना P2 का। ठीक है, अब लाइट तो लगातार इंसिडेंट हो रही है। अब मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर आया P1 से, अगला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आया। ये फोटो इलेक्ट्रॉन भी P2 की तरफ जाना चाहता है और वो चलता भी है आगे। लेकिन वो जब आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से इकट्ठा हैं, है ना? यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से इकट्ठा हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को P2 तक नहीं पहुँचने देंगे। क्यों नहीं पहुँचने देंगे? क्योंकि ये भी माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, और जब पहुँचने नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाता और करंट रुक जाती है, फ्लो नहीं हो पाती है। अब इस समस्या से बचने का हम लोगों ने क्या तरीका देखा कि करंट हम चाहते हैं कि ना रुकने पाए, वो लगातार फ्लो होती रहे। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम P2 इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। अब हम P2 को जितना पॉजिटिव चार्ज दिए थे पहले से, उससे थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? P1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो जब P1 से ज्यादा P2 का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कस के खींच लेगा। ठीक है, जब इसको भी ये कस के अपनी ओर खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी तक P2 तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो भी पहुंच जाएगा और यहां पर आके इकट्ठा हो गया। इसकी वजह से फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, फोटो करंट। ठीक है ना? एंड द फोटो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग अगेन। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी वजह से भी करंट फ्लो हो गई। जब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके और P2 तक पहुंचा तो इसने भी करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगली कंडीशन क्या है? हम जब ये पहुंच जाता है यहां पर, तो एमीटर में करंट फ्लो हो जाती है और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है, तो अब हम थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं? करंट फिर से रुक जाती है। हमने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं पहुँच पा रहा हो, तो हम फिर से वही काम करते हैं कि P2 का पॉजिटिव चार्ज फिर से बढ़ा देते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं पहुँच पा रहे थे वो भी पहुँच जाएं, है ना? लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जब P2 तक पहुँच गया, उसके बाद अगर हम P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाते जाते हैं, तब भी करंट फ्लो नहीं होती। मतलब इस इस इलेक्ट्रॉन के करंट फ्लो करने के बाद, इस इलेक्ट्रॉन के करंट फ्लो करने के बाद अगर P2 का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा देंगे, तो भी करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होती है। यानी अब करंट एक सैचुरेशन लेवल पर आ जाती है। ठीक है, और करंट बढ़ती नहीं है। ठीक, हमारे पास फिर वही समस्या आ गई कि आखिरकार हम लगातार P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं और अब करंट क्यों नहीं बढ़ रही है? पहले तो बढ़ रही थी, अब क्यों नहीं बढ़ रही है? ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। When all electrons reach P2, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स P2 तक पहुंच जाते हैं, फोटो करंट फोटो करंट not increases
photo current not increases with the increase of with the increase of positive potential with the increase of positive potential of P2। ठीक है, मतलब कहने का ये है हमारा कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो P1 से इजेक्ट हुए थे और P2 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगर हम P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दें तो भी फोटो करंट इंक्रीज नहीं होती है। मतलब फोटो करंट पहले तो बढ़ती है, उसके बाद एक लेवल पर आने के बाद वो बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, फिर वो जितनी फ्लो कर रही थी उतनी फ्लो करती रहती है, चाहे हम P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी क्यों ना बढ़ा दें। हमने 100 कर दिया था, हमने इसको 200 कर दिया, 300 कर दिया पोटेंशियल, तब भी हम क्या देखते हैं कि जो फोटो करंट है वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना, जब वो करंट नहीं बढ़ती है तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, दिस फोटो करंट, दिस फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट क्या होती है, अगर P2 के पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट जब नहीं बढ़ती है, फोटो करंट नहीं बढ़ती है, तो ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि P2 को आप बढ़ा दें, P2 को बढ़ाने नहीं दे, नहीं, P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें, तो क्या होगा, करंट बढ़नी चाहिए थी, पहले बढ़ रही थी, है ना, बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ती है। जब नहीं बढ़ती है तो हम उसी करंट को क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन करंट। हम अब चाहें, जब करंट अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो हम चाहें जितना P2 का पोटेंशियल बढ़ा दें, चाहे जितना इंक्रीज कर दें, लेकिन वो करंट नहीं बढ़ेगी, जितनी है उतनी पर ही लगातार बनी बनी रहेगी। ठीक है ना, ये पूरा होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक, अब हम करंट कहाँ पहुंचा चुके हैं, सैचुरेशन करंट पर। हम चाहते हैं करंट और बढ़ जाए, तो हम क्या करें, हम चाहते हैं करंट और बढ़ जाए, तो हम क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब। तो ये आपको समझ में आ गया, बताओ कैसे वर्क करता है ये। हम्म, चलिए आप डिपेंडेंसी देखिए। डिपेंडेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिपेंडेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस पर डिपेंड करता है। तो पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसान भाषा में समझिए होता क्या है। ये हमारे पास एक मेटल की प्लेट है, मेटल सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही तो होता है। ये जो लाइट होती है ये किस रूप में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में। तो हम सीधे से ये कह सकते हैं कि व्हेन अ रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, है ना, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। ठीक, इस दिस प्रोसेस या दिस फेनोमेना इज नोन एज द
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स जितनी एनर्जी ले करके बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन, है ना। तो मान लीजिए हमने इसको, यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है वो हमने एनर्जी दी है एच न्यू के बराबर। हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी दी है ई इक्वल टू एच न्यू, और वो सारी के सारे एनर्जी किस रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। तो आप ये कह लीजिए कि आपने जो रेडिएशन इस पर फॉल किया है, गिराया है, वो फोटोन है। और एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। और ये एच न्यू एनर्जी आकर के इलेक्ट्रॉन्स पर इंसिडेंट होती है। इस एच न्यू में से इलेक्ट्रॉन्स, इतनी एनर्जी जो इस पर आके इंसिडेंट होती है, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है? कुछ एनर्जी इसमें से ले करके ये बाहर निकलने के काम लेते हैं। इस एनर्जी में से सम पार्ट ऑफ एनर्जी वो क्या करते हैं? बाहर निकलने के काम में खर्च करते हैं। और जो बची हुई एनर्जी होती है उसका ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी आगे चल के जब इंसिडेंट होती है, E इक्वल टू एच न्यू, ये जो एनर्जी इंसिडेंट होती है ये दो पार्ट में काम आती है। किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। किन दो पार्ट में काम आती है? पहला तो वो इसका क्या यूज करते हैं बाहर निकलने में, यानी वर्क फंक्शन, है ना। इसी एनर्जी से तो बाहर निकलते हैं। और फिर जितनी एनर्जी बचा लेते हैं वो बाकी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को जितना फोटोन देते हैं, जितनी एनर्जी का फोटोन देते हैं, उस एनर्जी को ये दो पार्ट में वेस्ट कर देते हैं। पहला पार्ट क्या है? वर्क फंक्शन करने में। दूसरा पार्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वर्क फंक्शन अगर हम मान लेते हैं फाई है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम मान लेते हैं के है, के ई। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि हमने एच न्यू एनर्जी इनको दी और इनके पास काइनेटिक एनर्जी के ई है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है इनके पास? वर्क एनर्जी हमने कितनी दी? एच न्यू। और इनके पास एनर्जी बची कितनी लास्ट में? तो कैसे पता करेंगे? जितनी एनर्जी हमने इनको दी है उसमें से अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हटा देंगे तो वर्क फंक्शन मिलेगा। जितनी एनर्जी हमने इनको दी है उसमें से अगर वर्क फंक्शन को हटा देंगे तो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना। चलिए अब डिपेंडेंसी देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? इंटेंसिटी। और दूसरा फैक्टर क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लाइट आ करके इंसिडेंट होती है, अगर उसकी इंटेंसिटी को हम लोग चेंज कर दें तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेंज हो जाएगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अब बारी बारी से देखेंगे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी ऑन इंटेंसिटी। पहला क्या है? डिपेंडेंसी ऑन इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक पर। ठीक है। चलिए एक बात बताइए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरह से पावर। हमारे पास मान लीजिए एक बल्ब है, ये मेटल की सरफेस है, और इस पर हमने एक लाइट इंसिडेंट की। इसकी पावर है 40 वॉट, और ये है रेड।
एक और मेटल की प्लेट है, इस पर भी लाइट इंसिडेंट हो रही है। इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो लाइट है वो है ब्लू और इसकी इंटेंसिटी है 20 वॉट। ठीक। अब जब हम कोई रेड कलर की लाइट जिसकी इंटेंसिटी है, जिसकी पावर है 40 वॉट, उसको किसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। जबकि होना क्या चाहिए था कि जैसे ही फोटॉन्स आ करके मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाने चाहिए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही तो होता है। लेकिन जब रेड लाइट हम इंसिडेंट करते हैं 40 वॉट की, मतलब हाई पावर की, तब भी लाइट गिरने से, फोटॉन्स इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। जबकि ब्लू लाइट जो है वो, अगर 20 वॉट का बल्ब लगा करके हम फोटॉन को इंसिडेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक। रेड लाइट को, 40 वॉट की लाइट को इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। जबकि ब्लू लाइट जो 20 वॉट की है, वो जब यहां पर इंसिडेंट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है। यहां देखिए 20 वॉट है, इसकी पावर कम है। यहाँ 40 वॉट है, पावर ज्यादा है। पावर का मतलब इंटेंसिटी से है यहाँ पर। ठीक है। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन इसके बावजूद ब्लू से लाइट जो है वो बाहर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे हैं और रेड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि क्योंकि रेड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है और ब्लू लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी इंसिडेंट करे तो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। ठीक है। चलिए, तो इसको समझिए कैसे कैसे होता है ये प्रोसेस है। व्हेन लाइट रेज ऑफ व्हेन लाइट रेज ऑफ डेफिनेट इंटेंसिटी डेफिनेट इंटेंसिटी falls on P1, electrons are ejected। उसके बाद reach P2 and photo current flows and photo current flows। देखिए, ये क्या कहता है, व्हेन लाइट रेज ऑफ डेफिनेट इंटेंसिटी। डेफिनेट का मतलब क्या है कि एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए इंटेंसिटी की, उससे कम अगर इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। डेफिनेट का मतलब है पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। 20 वॉट, 10 वॉट, 40 वॉट, 100 वॉट, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर उस वैल्यू से कम लाइट की इंटेंसिटी को इंसिडेंट करेंगे P1 पर तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। तो अगर हम किसी डेफिनेट इंटेंसिटी की लाइट को P1 पर इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के कहाँ पहुंच जाते हैं, P2 पर। और क्या होती है, फोटो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ when positive potential of P2 increases, when positive potential of P2 increases, all ejected electrons all ejected electrons reached
P2 and maximum photo current flows and maximum photo current flows. Further, if positive potential of P2 increases again. Further, if positive potential of P2 increases again, no increase in photo current arises. Because no electrons are ejected from P1. अब इसको समझिए, कहाँ पे, क्या, इन फोटो करंट arises because no electrons are ejected from P1. अब इसको बहुत ध्यान से समझिए. हो गया. इस 3 पॉइंट को समझिए. इंटेंसिटी भी फर्क देख रहे हैं हम लोग कैसे चेंज होता है. इंटेंसिटी की वजह से फोटो करंट कैसे चेंज होती है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे चेंज होता है. व्हेन लाइट रेज ऑफ डेफिनेट इंटेंसिटी, एक निश्चित इंटेंसिटी की लाइट जब प्लेट P2 P1 पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, मतलब उससे कम की नहीं और उससे ज्यादा की नहीं. मान लेते हैं कि जितनी लाइट हमने इंसिडेंट की है उसको हमने नाम दिया है I1. ठीक है, I1 इंटेंसिटी पहले हमने इस पर इंसिडेंट की. तो क्या कहता है पॉइंट, फॉल्स P1 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. I1 से यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं. उसके बाद एंड फोटो करंट फ्लोस, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, P2 तक. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब P2 तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, फोटो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, चलो फोटो करंट फ्लो हो गई. फिर क्या होता है, व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ P2 इंक्रीजेस, अगर P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल हम और बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रीच P2. जितने भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे वे सारे के सारे कहां पहुंच जाते हैं, P2 तक पहुंच जाते हैं. एंड मैक्सिमम फोटो करंट फ्लोज, और उस समय जो फोटो करंट फ्लो हो रही होती है वो सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो मैक्सिमम फोटो करंट कब फ्लो करती है, जब सारे के सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P1 आर रीच टू P2. तो मैक्सिमम फोटो करंट की कंडीशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोटो करंट, तो क्या कंडीशन है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स P1 से निकलने के बाद कहां पहुंच जाएंगे, P2 तक. और ये कब होगा, जब P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्दर इफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ P2 इंक्रीजेस, मतलब जब फोटो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होती है, ठीक है, उसके बाद अगर हम P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा देते हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर इज नो इंक्रीज इन फोटो करंट. तो क्या होता है, फोटो करंट बढ़ना बंद हो जाती है. मतलब जब फोटो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होती है उसके बाद P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ना
बंद हो जाती है, ठीक है, बढ़ती ही नहीं है। arises because no electrons are ejected from P1। क्यों ऐसा होता है, क्यों करंट नहीं फ्लो करती है? क्योंकि P1 से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही बंद हो गया है, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं तो P2 तक पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। तो इस I1 इंटेंसिटी ने क्या किया है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमको दे दी है ना। और उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के बाद करंट का फ्लो बंद हो जाता है, मतलब एक लेवल पर आने के बाद करंट आगे बढ़ना बंद हो जाती है। ये कब हुआ है, जब इंटेंसिटी कितनी है, I1। किसकी इंटेंसिटी, लाइट की, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करें, अगर हमें और करंट चाहिए तो हम क्या करें, अगर हमें और करंट चाहिए तो हम क्या करें बताइए। फर्दर, if intensity of incident light, intensity of incident light is doubled, ठीक है, डबल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज डबल्ड, करंट इज ऑल्सो डबल्ड, ठीक है। इस लाइन को समझिए, इंटेंसिटी पहले कितनी थी, I1, है ना, I1 थी, I1 से फोटो करंट कितनी फ्लो हो गई, मैक्सिमम। अब हमने क्या किया कि इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले थी I1 और अब हमने बढ़ा के कितनी कर दी, 2I1, ठीक है। अगर 2I1 कर देंगे, I1 की जस्ट डबल, तो हम क्या देखते हैं, करंट इज ऑल्सो डबल्ड। जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी वो भी दो गुनी हो जाती है। मान लीजिए कि जब इंटेंसिटी आपकी I1 थी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, I1, तो करंट फ्लो कर रही थी 40 एम्पियर, फोटो करंट, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो जैसे हमने इंटेंसिटी को डबल किया, I1 से 2I1 कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि जो करंट 40 के बजाय कितनी हो जाती है, 80 एम्पियर, जस्ट डबल हो जाती है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, क्या रिजल्ट आया, कि इंटेंसिटी को डबल करने से करंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यानी लाइट की इंटेंसिटी जो फॉल होती है प्लेट पर, अगर उसको आप चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में चेंज होती है, क्योंकि एक को आप अगर आप डबल कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी डबल हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इंटेंसिटी को देखिए, डबल करने से करंट भी डबल हो जा रही है। मतलब एक की वैल्यू अगर 1 है तो दूसरे की 1 है, एक की 2 है तो दूसरे की भी 2 है, अगर एक की 3 है तो दूसरे की भी 3 है। और जब दो क्वांटिटीज एक साथ क्वांटिटी में बढ़ती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है, कि अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो करंट, फोटो करंट भी चेंज हो जाएगी। किस रेशियो में चेंज होगी, उसी रेशियो में जिस रेशियो में हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। ये रिजल्ट आया इसका, तो रिजल्ट नोट कर लेते हैं। हेंस द फोटो करंट, हेंस द फोटो करंट और रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the is directly proportional to the intensity of incident light,
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। ठीक है। अगर हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, मतलब इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि दोनों आपस में कैसे प्रोपोर्शन में है? डायरेक्टली। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जरा ओम्स लॉ याद करिए, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। एक तरफ वोल्टेज लेते हैं, एक तरफ करंट लेते हैं, और वोल्टेज और करंट अगर साथ 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 चेंज होते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी दो क्वांटिटीज जिनमें चेंज सेम रेशियो में होता है, उनके बीच का ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ये नोट कर लिया? ये याद रखिएगा कि इंटेंसिटी और करंट कैसी हैं? सेम रेशियो में है। एक डबल करेंगे दूसरा डबल हो जाएगा, एक को अगर 16 गुना करेंगे तो दूसरा भी 16 ही गुना हो जाएगा। ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट। ये करंट कौन सी है? फोटो करंट। करंट इधर लेंगे वाई एक्सिस पर, और इधर हम लोग लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये I1 इंटेंसिटी का ग्राफ था, और ये 2i का था। I1 के I कर लीजिए, पहले I इंटेंसिटी थी, फिर जस्ट डबल कर दिया, 2i कर दिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस है 0, इधर है प्लस वी नॉट, इधर है माइनस वी नॉट। हो गया? अब इस ग्राफ को जरा समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वी नॉट है, वी नॉट का मतलब इसकी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले ये 0 था, तो करंट देखिए, ये करंट का ग्राफ है। अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो करंट बढ़ेगी। पोटेंशियल 0 था, 0 पर था। अगर पोटेंशियल 0 था, अगर इस साइड चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इस साइड चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। अगर ऊपर चलेंगे तो करंट बढ़ेगा। जब पोटेंशियल 0 था तो करंट भी 0 था, और दोनों यहां पर था 0 पॉइंट पर। ठीक है, ठीक। हमने पोटेंशियल को नहीं बढ़ाया, पोटेंशियल को पहले हमने नहीं बढ़ाया था। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना शुरू हुए थे कब? जब हमने आई इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट किया था। तो जैसे ही आई इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आए। हमने पोटेंशियल को नहीं बढ़ाया, उतना ही रखा, है ना? और करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। तो देखिए, पोटेंशियल उतना ही है, इसी पॉइंट पर है, ये नहीं बढ़ रहा। करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, तो करंट धीरे धीरे बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ेगी? इस पॉइंट तक, है ना? इस पॉइंट तक करंट क्यों बढ़ती है? क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते P1 से सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, और जब P1 से सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, और इजेक्ट होने के बाद जब वो सारे P2 तक पहुंच जाते हैं, तो करंट बढ़ना बंद हो जाती है। तो करंट यहाँ तक आई,
फिर करंट बढ़ना बंद हो गई। अब करंट ऊपर नहीं जा रही, यहीं पर रुक गई। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम P2 के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं, P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ग्राफ इधर जाएगा ना, तो देखिए इधर जा रहा है ग्राफ, है ना। हम P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, करंट हम अभी भी देखते हैं नहीं बढ़ती है। बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती, सैचुरेशन पर है, तो करंट वहीं पर है। हम P2 के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, करंट उतनी ही है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो इंटेंसिटी फॉल हो रही है उसको जस्ट डबल कर देते हैं। तो जब डबल कर देते हैं तो करंट फिर से थोड़ी बढ़ती है, और बढ़ती है, और उसकी थोड़ी देर के बाद करंट फिर से सैचुरेट हो जाती है। अगर आप इंटेंसिटी को और बढ़ा देंगे तो करंट फिर से थोड़ा बढ़ेगी, फिर सैचुरेट हो जाएगी। फिर इंटेंसिटी को और बढ़ा देंगे, करंट फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर सैचुरेट हो जाएगी, है ना। तो ये ग्राफ इंटेंसिटी और करंट के बीच का है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी है वो हम लोग अगली बार करेंगे।